नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी कहानी लेके आया हूँ। तो आप इसको आराम से सुनिए। अगर आपके पास हेडफोन है तो लगा लीजिए, नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। आराम से लेट जाइए, अपने पंजे को आगे की तरफ खींचिए, शरीर को स्ट्रेच करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे 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 उसे रिलीज करिए। ये प्रक्रिया आपको 3 से 4 बार करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री। जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो देख लिया जाएगा। बिल्कुल सब कुछ हटा के सिर्फ इस कहानी को सुनना है। जब तक आप ये कहानी सुनेंगे शांति से, आप देखेंगे कि अपना टेंशन वेंशन सब भूल जाएंगे। तो इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी शुरू हो इससे पहले थोड़ा माहौल बनाना जरूरी होता है। तो माहौल बन चुका है और हम कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन है और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो अब बिना रुके हम कहानी की तरफ जाएंगे। अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद करिए और मैं आपको कहानी की ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जिस कहानी में आप बिल्कुल 100% आप खो जाएंगे और आप एक ऐसी नींद में जाएंगे कि जब जगेंगे तो लगेगा आह। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रंगीला भिस्ती वाराणसी शहर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लोगों के लिए गंगा नदी से पानी भरकर लाना, इसके बदले में थोड़ी बहुत मजदूरी पा लेना, यही उसका जीवन था। इसी जीवन में वह बहुत खुश रहता था। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि वह हर एक से हंसकर बोलता था, हर एक की सेवा करता और सेवा करना अपना धर्म समझता। राजा के महलों में भी रंगीला ही पानी देने जाता था। एक दिन की बात है, जब रंगीला पानी के मटके अपने कंधों पर उठाए आ रहा था तो रास्ते में उसे 1 रुपया पड़ा हुआ दिखाई दिया, चांदी का रुपया। खुशी के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आज तक पैसे ही देखे थे, 1 रुपया तो उसने पहली बार देखा था। बेचारे का जन्म ही इतने गरीब घर में हुआ था कि उसे धन तो क्या, 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। रंगीला के माँ बाप भी उसे छोटी उम्र में छोड़कर परलोक सिधार गए, जिसके कारण उस पर और भी मुसीबत और गरीबी के बादल टूट पड़े थे। तब से आज तक वह बेचारा गरीबी की भट्ठी में जलता रहा था। आज उसने चांदी का 1 रुपया देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर इस रुपये को रखेगा कहाँ, यह प्रश्न उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। इस प्रश्न के पीछे रहस्य था कि उस बेचारे गरीब के शरीर पर कपड़े के नाम पे केवल एक फटी सी धोती थी। इस समय घर पर जा नहीं सकता था। अब अगर इस रुपये को हाथ में उठाकर चलता है तो कहीं पर गिरने का भी डर था। वैसे भी किसी गरीब को अचानक धन हाथ लग जाए तो वह उसे संभालने के चक्कर में पागल ही हो जाता है। वह सोच नहीं पाता कि इस धन को कहाँ संभाले, कहाँ रखे, कैसे रखे और कैसे सुरक्षित इसे रखा जाए। यही हाल उस समय बेचारे रंगीले का था। पानी को अपने कंधों पर से उतार कर बड़े धैर्य से बैठकर इस रुपये को संभाल कर रखने के लिए योजनाएं बनाता रहा। देर तक बेचारा बैठा सोच रहा था कि क्या करे, पर आखिर उसने एक निर्णय कर लिया कि राजमहल के उत्तर में जो एक पुराना किला है
उसकी दीवार में जो ईंट लगी हुई है, उन ईंटों के पीछे इस रुपये को छुपाकर ऊपर से फिर से एक ईंट लगा दे तो सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह से उसका ये धन सुरक्षित रह पाएगा। उसे जब भी जरूरत पड़ेगी वह उसे निकाल लेगा। इस योजना को सोचकर वह बहुत खुश हो गया था। उसने पुराने किले के सामने वाली दीवार, जो पीपल के पेड़ के साथ जुड़ी हुई थी, जड़ के ऊपर वाली नीचे से 10वीं ईंट को उखाड़ा और अपनी धोती में से छोटा सा कपड़ा फाड़कर उसमें उस चांदी के रुपये को बांधकर एक सुराख में रख दिया। फिर से उसके ऊपर एक ईंट भी लगा दी। फिर पीपल के पेड़ के पास खड़ा होकर उस ईंट को गिनने लगा। नीचे से पूरी 10वीं ईंट थी वो। हाँ, अब इसे नहीं भूलूंगा। आज से मैं भी अमीर बन गया हूं। मेरे पास भी अपना खजाना है। इस खजाने को मैं शादी से पहले हाथ नहीं लगाऊंगा। शादी के नाम पे रंगीला बहुत खुश हुआ। वास्तव में अकेले रहते रहते वह ऊब गया था। उसका दिल घर जाते ही उदास हो जाता था। कई बार उसके मन में यह विचार आता था कि उसका भी कोई साथी हो जो घर आने पे उसे प्यार से पुकारे, उसके लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करे और फिर अपने हाथों से खिलाए। अब तो वह भी अमीर बन गया है। इस खजाने को तभी निकालेगा जब उसकी पत्नी आएगी। इससे उसे शहर में घुमाने ले जाएगा, उसे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खिलाएगा। कितनी खुश होगी उसकी पत्नी। हाँ, कल ही तो उसके पड़ोस में रामू धोबी ने कहा था कि रंगीले रामू, अब तू जवान हो गया है, इसलिए शादी कर ले। तू कहे तो मैं तेरे लिए अपने भाई की साली धनिया की बात पक्की कर दूं। उस समय तो उसने रामू काका की बात हंसकर टाल दिया, मगर आज जैसे ही उसे यह चांदी का रुपया प्राप्त हुआ, उसका मन कर रहा था कि उसे जल्दी से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू काका से मैं आज ही जाकर कहता हूँ। धनिया की बात तो पक्की ही हो चुकी है। अब इस शुभ काम में देरी ही क्या करनी। रंगीले ने पानी के दोनों मटके अपनी बयोनी में रखकर उसे अपने कंधे पर रखकर चल पड़ा। शादी की बात अब भी उसके मन में खुशी के लड्डू फोड़ रहे थे। फिर धनिया को उसने कितनी बार अपने घर के आगे से गुजरते हुए देखा था। वह तो बहुत ही सुंदर थी। आहा, कितना आनंद आएगा धनिया से शादी करके। सपनों की दुनिया में खोया भविष्य के ताने बाने में उलझा कल्पना के महल बनाता हुआ रंगीला लोगों के घरों में पानी भरकर सीधा ही रामू धोबी के घर गया। अरे रंगीले, तुम? आश्चर्य से रामू ने उसकी ओर देखते पूछा। हाँ काका, मैं आपके घर में ऐसे ही आ गया। शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा हो। नहीं रंगीले, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हें देखकर तो हमें बहुत खुशी हुई। आओ बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। रामू काका की बातें सुनकर रंगीला खुश हो गया। काका, आपने झूठी बात कही थी। कौन सी बात बेटा? खुलकर बोलो। भला मुझसे शर्म कैसी? मैं तो तुम्हारे पिता समान हूं। काका, आप धनिया के बारे में जो बात किए थे, रंगीले की जबान उसके दिल की आवाज का साथ नहीं दे सकी। उसकी आवाज गले में फंस कर रह गई। मगर रामू उसके मन की सारी बात समझ चुका था। उसे यह पता था कि हर युवक अपनी शादी की बात अपने मुंह से करते समय शर्म महसूस करता है। हाँ हाँ बेटे, तुम धनिया की बात पक्की ही समझो। तुम कहो तो मैं कल ही यह शादी करवा देता हूँ। काका,
प्यार से रंगीला रामू के गले से लिपट गया। खुशी के आंसू उसके आंखों से निकल आए। आखिर उसने अपने मन की बात कह दी थी। सादी सादी काका, आप तो महान हैं, कोई देवता हैं जिन्होंने बिना कहे मेरे दिल की बात जान ली। रंगीले ने रामू को अपनी बाहों में भरकर उसे ऊंचा उठा दिया और दोनों खुशी से खिलखिला पड़े। दूसरी सुबह रंगीले की शादी धनिया के साथ उस बस्ती में हो गई थी जिस बस्ती के सभी बड़े लोग रंगीले को अपना बेटा समझकर प्यार करते थे। सबको पता था कि उसके माँ बाप नहीं हैं, वह तो बेचारा अनाथ है। धनिया दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। थोड़ा सा गृहस्थी का सामान धनिया के गरीब पिता ने उन्हें दहेज के साथ जो दिया था उसे घर में सजा दिया गया। रंगीला ने सोचा था कि शादी के पश्चात मैं नई नवेली को बाजार में घुमाने ले जाऊंगा, उसके मनपसंद की मिठाइयाँ खिला कर लाऊंगा। इसके लिए उसने पहले से ही 1 रुपया छुपा कर रखा हुआ था। वही रुपया तो उसके आनंद के काम आएगा। शादी का आनंद तो घूमने में ही आता है। फिर बेचारी धनिया ने भी इस शहर को कहाँ देखा है। उसने अपनी पत्नी से अपने दिल की बात कह डाली। साथ ही कहा कि मैं अभी वह अपना छुपा हुआ खजाना उस पुराने किले से निकाल कर लाते हैं, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। धनिया अपनी पति की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई। हंसकर बोली, देखो मेरे पास भी 1 रुपया है, आप भी अपना 1 रुपया निकाल कर ले आओ। हम दोनों 2 रुपये में तो बड़ा आनंद ले सकते हैं। कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे, थोड़ा सा घर का सामान भी आ जाएगा। अरे वाह धनिया, अब तो मजा ही आएगा। आजकल जिसके पास चांदी के 2 रुपये हो, उस जैसा सेठ कौन होगा भला। हमारे राज्य में तो हर चीज सस्ती है। इस राज्य में तो 1 रुपया रखने वाला भी अमीर ही गिना जाता है, और हमारे पास तो 2 रुपये हैं। हम तो दोनों ही अमीर हो गए। बस धनिया, तुम मेरे आने तक तैयार हो जाओ। मैं भागा भागा जा रहा हूं और वह रुपया निकालकर भागा भागा ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी आता हूं। इतनी बात कहकर रंगीला वहां से भाग खड़ा हुआ। खुशी के मारे वह और भी तेज भाग रहा था, इतना तेज कि शहर की सड़कों पे खड़े लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोग तो उसे पागल समझ रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, और इस कड़कती गर्मी में वह तेज भागता हुआ पसीने से नहा रहा था। अपने महल की छत पर खड़े राजा मान सिंह ने इस युवक को ऐसे तेज भागते हुए देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाकर उस युवक को अपने सामने लाने को कहा। सिपाही महाराज के आगे सिर झुकाकर बोले, जो आपकी आज्ञा हो महाराज, हम अभी उस नवयुवक को लेकर आते हैं। इतना कहते ही राजा के सिपाही तेजी से भागते हुए रंगीले के पास पहुंचे। रंगीले उनकी ओर बिना देखे ही भागता जा रहा था। अरे भाई रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ, एक सिपाही ने आगे बढ़कर कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे तुम्हें राजा साहब ने बुलाया है। मगर मैं इस समय नहीं जा सकता हूं बंधु, तुम समझो, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं। अरे तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें क्या पता नहीं, राजा जिसको भी अपने पास बुलाते हैं वह तो अपने को भाग्यशाली ही समझता है। मगर मैं, रंगीला कुछ कहते कहते रुक गया। गर मगर से काम नहीं चलेगा, तुम्हें राजा जी के पास चलना ही होगा, नहीं तो हम जबरन तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। सिपाहियों ने उसे इस प्रकार से डांटा कि उसका दिल ही डूब गया।
राजा के आदमी उसे जेल में भी तो बंद कर सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उसकी पत्नी का क्या होगा? डर के मारे बुरा हाल हो गया रंगीले का। मरता क्या ना करता वाली बात थी। वह बेचारा बेबस और मजबूर सा होकर चल पड़ा। राजा के पास जाकर उसने डरते डरते दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। युवक की नमस्कार का उत्तर देते हुए राजा ने बड़े ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखा, फिर प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रंगीला महाराज। तुम इतनी तेज गर्मी में इतनी तेजी से भागे जा रहे थे, आखिर इसका क्या कारण है? महाराज, मैं आपका बच्चा हूं, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना। नहीं बेटा, मैं तो केवल तुम्हारे इस प्रकार भागने का कारण जानना चाहता हूं। मैं यह भली भांति जानता हूं कि मेरी प्रजा का कोई भी प्राणी इतनी तेज धूप में बिना किसी कारण के या बिना किसी जरूरी काम के इतनी तेजी से शहर की सड़कों पे नहीं भाग सकता। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब ठीक है महाराज, किंतु मेरी अपनी एक जरूरत है जिसके लिए मैं जा रहा हूं। क्या कोई खजाना छिपा रखा है जिसे पाने जा रहे हो? जी हाँ महाराज। क्या तुम्हारे खजाने में 1,00,000 रुपये हैं जो इस प्रकार धूप में भागे जा रहे हो? नहीं महाराज, इतने रुपये तो नहीं है। 50,000 है? नहीं महाराज। फिर 10,000 से कम क्या होगा जो तुम इतनी तेजी से धूप में भागे जा रहे थे? नहीं महाराज, इतने भी नहीं है। तो फिर कुछ तो होगा जिसके लिए तुमने अपना जीवन दांव पर लगाकर इतनी कड़कती धूप में भागे जा रहे थे। क्या तुम जानते नहीं, इस कड़कती गर्मी में तुम जैसे भाग रहे हो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। महाराज, आप तो प्रजा के पिता हैं, इस रिश्ते से आपके सामने कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मगर आपके क्रोध से भी डर लगता है, कहीं आप बुरा मान गए मेरा क्या होगा? रंगीले ने डरते डरते कहा। नहीं रंगीले बेटे, हम तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही दुखी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा परिश्रमी युवक को अधिक से अधिक सुख दे। महाराज, मैं आपके पुत्र समान हूँ। इतना कहने के पश्चात डरते डरते रंगीले ने अपनी कहानी इस प्रकार आरंभ की। महाराज, अचानक ही मुझे रास्ते में पड़ा एक रुपया मिल गया था। उसे मैंने आपके महलों के पास वाले पुराने किले की दीवार में छुपा दिया था, ताकि जब मेरी शादी हो तब मैं अपनी पत्नी को इस 1 रुपये से ऐश करवा सकूं, उसे घुमाने ले जाऊं, कुछ अर्धफल मिठाइयाँ खिला सकूं। बस महाराज, यही सोचकर मैंने उस रुपये को शहर के उत्तरी भाग वाले किले में छुपाया। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं उस रुपये को लाने जा रहा था। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। वाह 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 वाह! राजा जोर जोर से रंगीले की पीठ थपथपाते हुए खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वास्तव में ही रंगीले के विचारों से उन्हें हार्दिक खुशी हुई थी, जो केवल अपनी पत्नी के प्रेम में अंधा होकर केवल 1 रुपये को पाने के लिए इतनी तेजी से इस गर्मी की परवाह किए बिना अंधाधुंध भागा जा रहा था। महाराज, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कर देना, मैं आपका सेवक हूं, कृपा करें। नहीं रंगीले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम्हारी यह सत्य भरी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। हमसे तुम्हारे यह कष्ट नहीं देखे जाते। हम चाहते हैं कि तुम भागना छोड़ दो। हमसे 1 रुपये के बदले 100 रुपये लेकर अपने घर जाओ, और इन रुपयों से तुम्हारी पत्नी भी अत्यंत खुश होगी और साथ ही तुम अपने जीवन में सच्चा सुख पा सकोगे। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं उस रुपये को लेने अवश्य जाऊंगा। यदि तुम्हें 100 रुपये कम लगते हैं तो
तो हम तुम्हें 200 रुपये देते। बस अब तो ठीक है। नहीं महाराज, आप मेरी भूल को माफ करें। मैं उस 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए अवश्य ही जाऊंगा। अरे यदि यह भी कम है तो चलो हम तुम्हें 1000 रुपये देते हैं। बस अब तो तुम इस गर्मी में जाने का अपना इरादा छोड़कर घर वापस चले जाओ। इतने रुपये में तो तुम राज्य में बड़े सेठ बन जाओगे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे उस 1 रुपये को प्राप्त करने के लिए अवश्य जाऊंगा। अरे यदि यह भी कम है, मैं आपसे ये रुपये लूंगा अवश्य, किंतु अपना रुपया लेने जरूर जाऊंगा। दरबार में बैठे बैठे सभी लोग राजा के इस निर्णय और रंगीले की ओर आश्चर्य से देखने लगे। विशेष रूप से महामंत्री कृष्ण गोपाल सिंह के आश्चर्य की तो कोई सीमा नहीं रही। वह सोच रहे थे, यह कैसा लड़का है जो राजा की बात मानने को तैयार ही नहीं, और राजा ने आज इतना धन किसी को देने के लिए नहीं कहा, मगर न जाने आज क्यों इस युवक के लिए वह सब कुछ देने को तैयार हो गए। और यह युवक एक ही बात की जिद किए बैठा है कि मैं अपना 1 रुपया लेने अवश्य जाऊंगा, और यह राजा है कि यह भी जिद किए बैठे हैं कि हम तुझे यह कष्ट सहन नहीं करने देंगे। राजाहट, राजहट, बालहट, दोनों ही हट इस दुनिया में बहुत मशहूर हैं। इस समय दोनों ही अपनी अपनी जगह पर डटे हुए थे। दरबार में बैठे लोग अपने दिल की धड़कनें रोके हुए यह सोच रहे थे कि आखिर विजय किसकी होगी। अब की बार राजा जी ने बड़े प्यार से रंगीले को अपने पास बिठाकर कहा, देखो बेटा, तुम जिद ना करो, हम तुम्हें 10,000 रुपये तक देने को तैयार हैं। महाराज, आपका मैं धन्यवाद यदि सारी आयु भी करता रहूं तो भी ये एहसान उतार नहीं पाऊंगा। आपके चरण सारी उम्र धोकर पीता रहूं तो भी आपके प्यार का बदला नहीं उतार पाऊंगा। मगर महाराज, मैं अपने 1 रुपये को अवश्य पाना चाहता हूं। राजा जी इस युवक की जिद के आगे हारने को तैयार नहीं थे। उन्हें इस जिद के साथ साथ क्रोध भी आ रहा था। इस युवक का उनकी बात ना मानना उनकी सबसे बड़ी हार होगी, और हार का मुंह देखना उन्होंने आज तक सीखा ही नहीं था। तभी राजा ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया, देखो रंगीले बेटे, तुम्हारी यह जिद है कि तुम उस 1 रुपये के लेने अवश्य जाओगे, और हमारी यह इच्छा है कि तुम ऐसी गर्मी में मत जाओ। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है, क्योंकि हमारा यह पुराना किला बहुत दूर है। इसीलिए हम तुम्हारे जन्म जन्म के दुख दूर कर देते हैं, और हम तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा देते हैं। बोलो, अब तो ठीक है? हाँ महाराज, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजा जी रंगीले की इस बात पे बहुत खुश हुए। ऐसे जिद्दी युवक को मना लेना कोई सरल बात थोड़ी ही थी, किंतु राजा के सामने जो 2 मुख्य बातें थी वो यह कि एक तो यह युवक बहुत ही परिश्रमी और अपनी धुन का पक्का है। यह जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा कर लेगा, उसे पाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देगा। वास्तव में ऐसे ही लोग अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, जो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटते। दूसरी, इस युवक की जिद थी। यह जिद राजा लोगों में अधिक पाई जाती है। इस युवक ने जिस दिलेरी से अपने राजा का सम्मान किया और सामना किया, उसका उत्तर इस राज्य में शायद ही कहीं मिल सके। वास्तव में यह युवक महान है। यदि इसे मैं अपना आधा राज्य दे भी दूंगा तो भी सफल ही होऊंगा। राजा ने रंगीले को अपनी छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह प्यार किया।
राजा जी की यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उन्हें यह पहली बार महसूस हो रहा था कि यह रंगीला उनका अपना ही बेटा है। इस जिद में उन्हें एक बेटा भी मिल गया। यह सारा राजपाट उनकी मृत्यु के पश्चात बेकार ही तो था। राज दरबार में बैठे लोगों ने बड़े ही आश्चर्य से राजा के इस निर्णय को सुना। कुछ लोग तो बैठे यह सोच रहे थे कि आखिर यह राजा लोग भी कैसे होते हैं, जो दयालु होते हैं तो एक राह चलते कंगले को भी राजा बना देते हैं, और जब क्रोध में आते हैं तो एकदम विनाश कर देते हैं। आज उनकी आंखों के सामने ही तो सब कुछ हो रहा था। हकला कंगाल भिश्ती जो कंधे पर पानी के मटके लादे लोगों को पानी पिलाता फिरता था, आज राजा बन गया था। इसे कहते हैं भाग्य के खेल निराले। सत्य बात तो यह थी कि रंगीले को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह राजा बन चुका है। वह अपनी धुन का इतना पक्का था कि उसके दिमाग में अब भी वही 1 रुपया घूम रहा था। उसका 1 रुपया, उस रुपये से ही तो उसने अपने जीवन का यह सफर आरंभ करने का निश्चय किया था। 1 रुपया पाने के पश्चात ही तो उसकी शादी हुई। उस रुपये को घर से लाने के लिए ही तो वो निकला था। तो उसे यहाँ आधा राज्य मिल गया। कितना भाग्यशाली था वह 1 रुपया। अब वह उस रुपये को अपने से कैसे अलग कर सकता था, कैसे भूल सकता था। हाँ, वही रुपया उसके जीवन का साथ है। उस रुपये को वह किसी भी कीमत पर नहीं भूलेगा। राजा ने रंगीले को अपने बराबर राज सिंहासन पर बैठाते हुए कहा, देखो बेटे, अब तुम्हारा नाम राजा रंगीला सिंह है। अब तुम मेरे राज्य में बराबर के भागीदार हो। अब तुम अपने हिस्से के आधे राजा हो सकते हो। हाँ, इस महान कार्य के लिए हम अपना आम दरबार लगाएं, और अपने इस बीच तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम कल तक अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। इस तैयारी के लिए तुम्हें अपनी ओर से 1000 रुपये दे रहा हूँ। तुम जाकर अपनी पत्नी को भी तैयार करो। हम कल सुबह तुम्हारे लिए शाही गाड़ी भेजेंगे। तुम दोनों पति पत्नी उसमें बैठकर ही आना। आज से तुम राजा रंगीला सिंह हो। मैं किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं महाराज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह सब तो तुम्हारे भाग्य और तीव्र बुद्धि की देन है। जाओ बेटा, जाओ, ऐश करो। रंगीला 1000 रुपये नकद लेकर जैसे ही घर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उस समय वह खुशी से झूम रहा था। धनिया अपने पति को इस तरह नाचते देखकर हैरान थी। उसने डरते डरते पूछा, मेरे प्राणनाथ, क्या मैं इतनी बड़ी खुशी का कारण जान सकती हूँ? धनिया, आज से हम रंगीला नहीं रहे, बल्कि राजा रंगीला सिंह हो गए हैं। राजा, इस देश के आधे भाग के राजा आज से हम और तुम। हाय राम, यह आप क्या कह रहे हैं? कहाँ राजा, कहाँ हम? कहीं आपने भांग तो नहीं पी रखी है? नहीं धनिया, नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ, चलकर कपड़े खरीदो, नए नए कपड़े लो, रानियों की तरह पहनो, और तुम मेरी रानी ही बनोगी। कल सुबह होते ही हमारा राज तिलक भरे दरबार में होगा। रंगीला जोर जोर से हंसने लगा था। धनिया बेचारी बुत बनी खड़ी अपने पति की ओर निहार रही थी। फिर थोड़ी देर पश्चात जब रंगीला ने धनिया को राजा और रुपये की पूरी कहानी सुनाई, तो वह भी खुशी से झूम उठी। दोनों खुशी से नाचते हुए बाजार की ओर मौज मारने के लिए निकल पड़े। खूब जी भरकर उन्होंने खाया। जीवन में ऐसा सुख तो उन्होंने पहली बार देखा था। दूसरे दिन जैसे ही राज दरबार में राजा जी ने इस बात की घोषणा की कि
कि हम अपने दिए हुए वचन के अनुसार अपने राज्य का आधा भाग रंगीला सिंह को दे रहे हैं और रंगीला सिंह को यह अधिकार भी दे रहे हैं कि वह अपने लिए जो भी राज्य का भाग मांग ले हम उसे वही भाग देंगे। राजा की इस घोषणा के पश्चात रंगीले ने खड़े होकर कहा, महाराज, मुझे राज्य का केवल उत्तरी भाग ही चाहिए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि उस भाग में ही मेरा वह 1 रुपया दबा हुआ है, उसी ने मुझे राजा बनाया है। राजा रंगीला की इस तीव्र बुद्धि पर हैरान रह गए और खुशी से हंसते हुए बोले, बेटे रंगीले, अंत में भी विजय तुम्हारी ही हुई। तुमने जो चाहा वही किया, तुमने उस रुपये को भी फिर से नहीं छोड़ा। बच्चा हूँ महाराज आपका, कृपा बनाए रखे। रंगीला राजा जी के पांव छूकर बोला। राजा जी ने उसे गले से लगाकर अपने पुत्र की भांति प्रेम किया और बोला, जाओ अपने राज्य में राजा बन के आज से रहो। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी? क्या आप सुनते सुनते कहीं सो तो नहीं गए? कहानी कैसी लगी जगने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी के पीछे क्या भाव था और सुनते समय आपको क्या महसूस हुई? इस कहानी से कोई लर्निंग हुई हो तो भी लिखिएगा। कहानी कैसी लगी ये भी लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका कोई सजेशन हमें मोटिवेट करता है कि मैं फिर से कहानी बनाऊं और फिर से आपके लिए लाऊं। तो आज अंत तक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेगी किसी और कहानी में। अभी जो हमारा ये चल रहा है 20 दिन 20 कहानी, इसमें फिर मैं कहानी के साथ कल पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम एंड राधे राधे।